नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। एक पिता इस देश की जनता जीवित लोगों के नाम काट करके मतदाता सूची को अपडेट करती है, जिसका नाम देती है एसआईआर। और उनकी बेटी जो कि डीएम है नोएडा की, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वहां आपदा प्रबंधन के लिए 170-75 पेज का पुलिंदा छापा गया है। लेकिन हाल ये है कि आपदा प्रबंधन कितना विवश है, कितना लचर है कि एक होनहार इंजीनियर बेटे की जान भी नहीं बचा सकता है। यह है उत्तर प्रदेश और उसका आम जनता के प्रति क्या उसका दृष्टिकोण है, ये आप अच्छी तरह से समझ। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। नोएडा के सेक्टर 150, जिसमें होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो जाती है पानी में डूब करके। पिता के आंखों के सामने वो बार बार अपनी मोबाइल से अपने पिता से अपनी जान बचाने की गुहार लगाता रहा। गाड़ी उसकी पानी में डूब गई थी। उसकी छत पर लेट करके वो अपनी गाड़ी को भी संभाले हुए था और वहां से टॉर्च के बदौलत वो रोशनी करके इंगित भी करता रहा कि हम कहां हैं। लोगों से लगातार गुहार लगाता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। आज उस परिवार में मातम पसरा हुआ है। एक जवान बेटा, 27 साल का बेटा, उसको जीवन दान नहीं मिल सका। पिता के आगे, पिता की आंखों के आगे, बेबस पिता की आंखों के आगे उसकी मौत हो गई। 2.5 घंटे का समय कम नहीं होता है। वो बेचारा 2.5 घंटे तक चिल्लाता रहा, मदद मांगता रहा। पुलिस भी आई, फायर ब्रिगेड भी आया, लेकिन किसी के पास उसे बचाने के लिए कोई साधन नहीं थे। कोई उस पानी में उतरने की स्थिति में नहीं था। क्यों नहीं था आपको पता है? वो कंस्ट्रक्शन वाली जमीन थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां पर स्पोर्ट्स सिटी बसाया जाना था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन स्पोर्ट्स सिटी तो नहीं बसी, अवैध अपार्टमेंट्स जरूर बन गए, अट्टालिकाएं खड़ी हो गईं, बहुमंजिली इमारतें खड़ी हो गईं। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि वहां मोबाइल का नेटवर्क तक ठीक से काम नहीं करता है। 5-5 करोड़ 6-6 करोड़ के फ्लैट खरीद करके लोग वहां रह रहे हैं। बहुतेरे तो ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत रजिस्ट्री भी नहीं हुई है, वो अवैध रूप से रह रहे हैं। इसकी जानकारी उन्हें फ्लैट आवंटित करने के पहले नहीं दी गई थी। सड़क, उस पर वो सफेद पट्टी तक नहीं है कि जिसे कोहरा या स्माग या फॉग या दोनों के मिले हुए वातावरण वाली स्थिति में उस पट्टी को देखते हुए वो अपनी गाड़ी को आगे चला सके, बढ़ा सके, दाएं बाएं भटक न सके। सोलर पैनल लगे हुए हैं,
लाइन खींची हुई है, लेकिन बत्ती जलती नहीं है। रात के समय घुप अंधेरा छाया रहता है। सड़क के दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे उस सरकार के हैं जो गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का वादा करती है, दावा करती है। वादा नहीं, दावा करती है। आनन फानन में घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां के सीईओ, नोएडा के सीईओ को हटा दिया, जेई को भी हटा दिया। सबका ऐसा नहीं है कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, उनका ट्रांसफर किया गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा इस बात पर है कि जो वहां आपदा प्रबंधन की हेड हैं, जिनको आपदा प्रबंधन से जुड़ी यूनिट लगातार उनको अपनी रिपोर्ट करती रहती है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बिटिया मेधा निरुपम 4 दिन के बाद वो मौके पर पहुंची, मगर किसी से पूछा नहीं, मीडिया तक से वो रूबरू नहीं हो सकी। आखिर सवाल ये उठ रहा है, वहां की जनता भी पूछ रही है, मीडिया भी पूछ रही है कि मेधा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं? क्योंकि वो चुनाव आयुक्त की बिटिया हैं, आईएएस हैं। तमाम आईएएस प्रशिक्षण के बाद जब आते हैं तो छोटे छोटे जिले मिलते हैं, एसडीएम हो जाएंगे, छोटे छोटे पद मिलते हैं, एसडीएम हो गए, सीडीओ हो गए। लेकिन मेधा निरुपम जी शुरू से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में कलेक्टर के तौर पर विराजमान हैं। जिम्मेदारी क्या है उससे उनका कोई सरोकार नहीं है। जहां यह घटना हुई, जहां पर युवराज मेहता की मौत हुई, उससे कुछ ही दिन पहले वहां एक ट्रक घुस गया था, पलट गया था। आसपास के लोगों ने किसी तरह से राहत कार्य में मदद की थी। युवराज के पिता, जो एक रिटायर्ड बैंक कर्मी है, वो क्या ही बता पाएंगे इस माहौल में। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मीडिया को जो बताया है, 12 बजे उन्हें सूचना मिली, फोन किया उनके बेटे ने। थोड़ी ही देर में वो घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। उन्होंने उन्हीं के आग्रह पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम भी कुछ कर नहीं पाई। एक रस्सी फेंका, लेकिन उससे युवराज तक वो रस्सी पहुंच ही नहीं सकी। बाद में एनडीआरएफ को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम सुबह पहुंची 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास। 2 घंटे उनको लग गए स्लोप बनाने में। ऐसा सब क्यों हुआ? ऐसा सब इसलिए हुआ कि वो कोई तालाब नहीं था, कोई नाला नहीं था। वो कंस्ट्रक्शन साइट थी जहां पर जमीन में सरिया लगी हुई थी। तो जो लोग, एनडीआरएफ के लोग भी जो पहुंचे थे, ये फायर ब्रिगेड के लोग भी जो पहुंचे थे, वो डर रहे थे कि नीचे उतरने में कहीं उन्हें चोट चपेट न लग जाए। ये किसके आदेश पर इस तरह का भूखंड अर्धनिर्मित
जहां पिलर बनाने के लिए सरिया तो लगा दी गई, निर्माण कार्य नहीं हुआ। लगातार लोगों की जान जा रही है, उससे सरकार को कोई सरोकार नहीं है। हर जगह खुदाई जो उनकी नीतियों के मुताबिक न चले, उस पर एफआईआर, और जो जिम्मेदार है उसे बचाया जाएगा। बचाया क्यों नहीं जाएगा? 2027 में चुनाव होने हैं विधानसभा के। अपने मन मुताबिक मतदाता सूची चाहिए, वोटर अपने मन मुताबिक चाहिए, विपक्ष को वोट देने वाला कोई नहीं चाहिए, उनके नाम काट देने हैं, वो एक अलग चीज चल रही है। और अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बेटी को के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ये तो गलत होगा ना। जनता मरती है, मरती रहे, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे ही 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 2-4 आम आदमी के बच्चे अगर मर जाते हैं तो उससे शासन को, मंत्री को, डीएम को, मुख्यमंत्री को, नगर विकास मंत्री को क्या लेना देना है। एक नगर विकास मंत्री का बयान आपने सुना ही कि वो दूषित पानी से जब लोगों की जान चली जाती है तो उसे वो फोकट का सवाल करते हैं, घंटा घंटा करते हैं। मौके पर वहां सांसद भी पहुंचे थे अपने अध्यक्ष की ताजपोशी कराने के बाद। जब उनसे नोएडा की डीएम की जवाबदेही के बारे में सवाल किया गया तो वो सब कुछ बोलते रहे, मगर उस सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया। वो उससे लगातार उसको पलट करके, जो आदत है बीजेपी के लोगों की, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी, वो केवल और योगी और मोदी, योगी और मोदी करते करते वो निकल गए और किसी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया कि वो बच्चा कैसे मर गया, उसे क्यों नहीं बचाया जा सका। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक फ्लिपकार्ट का कि वर्कर जो पानी में कूदा था, बचा नहीं सका। उसने सारे घटनाक्रम को देखा था। अब उसे पुलिस हड़का रही है कि तुम अपने काम से काम रखो, नहीं बुरे फंस जाओगे। लेकिन उसने इतना साहस दिखाया है, उसके बावजूद इतनी भी बात कहने के लिए वो मीडिया के सामने आया है। हम मीडिया बार बार कह रहे हैं, वो मीडिया गोदी मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो सोशल मीडिया के लोग हैं। हर कोई परेशान है, बुनियादी सुविधाएं वहां बिल्कुल हैं ही नहीं। शाम ढलने के बाद उस इलाके में घुप अंधेरा होता है और इस सर्दियों के मौसम में जब फॉग और स्मॉग मिल जाते हैं तो उस समय धुंध कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन इन सब के लिए जो 170 पेज का पुलिंदा इतना बांध करके बनाया गया है, अंग्रेजी में छापा गया है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई हो रही है। लोग इतने गुस्से में हैं, बता रहे हैं कि 4 फरलांग पर हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री है, उड़न एयरपोर्ट भी है, हवाई अड्डा भी है बगल में। लोगों को वो दिन याद आ रहे हैं जब कैसे किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद के बच्चे को बताने के लिए 100 किलोमीटर तक नदियों में जो है वो छानबीन की जाती है। लेकिन एक आम आदमी का बेटा नहीं बचाया जा सकता। उसे बचाने की जरूरत ही क्या है।
सोच सकते हैं ये कितना दर्दनाक हादसा है ये। और कहा यह जा रहा है बार बार कि 5 दिन के बाद जब रिपोर्ट आ जाएगी, जांच कमेटी गठित कर दी गई है और रिपोर्ट आने के बाद किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पिछले 11-12 साल से यही सुनने में आ रहा है जब भी हादसा होता है। एक हादसा बनारस में हुआ था, आज तक ये पता नहीं चला कि वो ठेकेदार कौन थे जिनके चलते, जिनकी गुणवत्ता क्षीण होने के चलते वो हादसा हुआ, फ्लाईओवर का छज्जा नीचे गिर गया। मोहल्ले इस काशी में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। दिन के उजाले में शानदार खूबसूरत पार्क में हिंदुत्व बचाने का शंखनाद किया जाता है आरएसएस के लोगों के द्वारा। शाम ढलने के बाद उसी पॉश कॉलोनी में खूब अंधेरा छा जाता है। बाईपास होने के चलते बिना हेडलाइट के ई रिक्शा चलते रहते हैं। कब कैसा कौन सा हादसा हो जाए इसका इंतजार किया जा रहा है। चोरी, छिनैती, स्नैचिंग की घटनाएं बढ़े इसका इंतजार किया जा रहा है। एक स्पोर्ट्स सिटी यहां भी डेवलप की जा रही है। बीसीसीआई एक स्टेडियम भी बना रहा है। हालांकि अभी अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर के किसान विरोध भी कर रहे हैं। ये पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर का हाल है। लेकिन केवल अपनी मनमर्जी से जहां चाहे तहां की जमीन कब्जा कर लो, छोड़ दो, बिल्डर को दे दो, बिल्डर अनाप शनाप काम करे, लोग मरे तो मरते रहें, धार्मिक स्थलों को तोड़ दो। हिंदुओं के शीर्ष संत से को नोटिस जारी करके उनसे पूछो कि आप कौन कहता है कि आप शंकराचार्य हो, क्या प्रमाण है आपके पास। राजनीति सिर्फ धर्म की हो रही है और वो धर्म भी नहीं बचाया जा पा रहा है। मारे हिंदू ही जा रहे हैं, मंदिर ही तोड़े जा रहे हैं। नाम मुगलों का बदनाम किया जाता है और शंकराचार्य, जिन शंकराचार्य की बात कर रहा हूं मैं, वो लगातार ये कहते हुए थकते नहीं हैं कि इस बीजेपी सरकार में जितने मंदिर ढाहे गए उतना तो औरंगजेब ने भी नहीं ढाहा। लेकिन इसकी जवाबदेही कौन देगा? उस बच्चे की मौत की जब जिम्मेदार कौन है? मैंने कल भी पूछा था आप लोगों से। हालांकि इस इतने संवेदनशील मुद्दों पर आप सबका भी ध्यान वहीं जाता है कि ये तो हमारे साथ तो हुआ नहीं। जैसे नोटबंदी के साथ सबने सोचा कि वो तो बड़ा पैसे वाला है, उसका पैसा जा रहा है, हमारा पैसा तो नहीं जा रहा है। लेकिन गया तो आपका भी। जब गलत जीएसटी में फंसे क्या, वो तो बड़ा पैसा वाला है, उसका जा रहा है, हमारा तो अभी नहीं जा रहा है। लेकिन गए आप भी। एसआईआर को लेकर के लोग, आप सब सरकार के साथ खड़े हो जाते हो, लेकिन जब अपना खुद का नाम कट जाता है तो बोलती बंद हो जाती है। कुल मिलाकर के कहना इतना ही है कि आप जब तक एकजुट होकर के अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपनी आवाज बुलंद नहीं करोगे, तब तक
यूं ही कोई युवराज बेबस पिता से मदद की गुहार लगाता रहेगा और अंततोगत्वा उसी बुजुर्ग बेबस पिता की के कंधों पर उसकी अर्थी निकलेगी। इस हाल में इस देश को पहुंचा दिया है इस सरकार ने, इस सत्ता प्रतिष्ठान ने। अब भी मौका है, चेत जाओ। आस पड़ोस का भी ध्यान रखो, वहां भी क्या कुछ हो रहा है। क्या 5 दिन के बाद ही सही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस मेधा निरुपम जो कि चुनाव आयुक्त की बिटिया हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएंगे क्या? बच्चे को तो नहीं बचाया जा सकता, कम से कम ऐसे असंवेदनशील अधिकारियों को ऐसे पदों से दूर ही रखा जाना चाहिए जो अपनी जिम्मेदारियों को भुला देते हैं और परिवार और सत्ता के बल पर वो जानते हैं कि वो जो चाहेंगे सो कर देंगे और उनके ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा पाएगा। क्या इस रुख में कोई बदलाव होगा? नोएडा की डीएम हो, मध्य प्रदेश के नगर विकास मंत्री हो, इस तरह से जाने कितने नाम गिनाए जा सकते हैं, उनके खिलाफ भी कभी कोई कार्रवाई होगी? आम आदमी की बात सुनी जाएगी या यूं ही हवा में विकसित राष्ट्र बनाया जाएगा? बनारस जहां एक ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए रोपवे बनाए, हर शख्स जब उसका गंडोला ट्रायल होने लगता है तो हर शख्स डरा रहता है कि वो उसके नीचे से न गुजरना पड़े, कहीं वो हमारी खोपड़ी पर न गिर पड़े। ये इसलिए है कि इन 12 सालों में जब फ्लाईओवर के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं, ओवरब्रिज के ऊपर गड्ढे हो जाते हैं, पुल का पुल बह जाता है, टूट जाता है, तो आदमी डरेगा। तो जब नीचे सड़क पर चलने वाले उस गंडोला को देख करके सिहर जाते हैं, तो उसमें बैठने वालों की क्या स्थिति होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उस रोपवे के लिए जिसकी आज पूरे देश को जरूरत है, एक शिक्षण संस्थान को, उस शिक्षण संस्थान को तबाह कर दिया गया। उसके बच्चों के खेलने लायक सारे मैदान उनसे छीन लिए गए, पिलर बनाने के लिए, स्टेशन बनाने के लिए। ये पूरे देश की स्थिति है। कोई मरता है तो मरता रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। कुंभ में कितने लोग मर गए, कोई संख्या आज तक नहीं बताई गई, न तो उन्हें उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एक बार फिर से आप सबसे निवेदन है कि इस पर विचार करें, गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आज अगर युवराज मेहता और राजकुमार मेहता, उन पिता पुत्र के साथ ये दर्दनाक घटना हुई है, कल हम में से कोई भी हो सकता है। नमस्कार,
अजय चतुर्वेदी। इस उम्मीद के साथ कि वीडियो को देखेंगे, अपने विचारों से अवगत कराएंगे और चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करेंगे। एक बार फिर से नमस्कार।